दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भूगोल में एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड के बारे में। चलो चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करने से पहले मैं इन्हें आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस को। अगर आपसे कोई पूछे कि भूगोल के जनक कौन है? हेकेटियस। लेकिन अगर कहीं घुमा के पूछ ले कि वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वहीं कोई और भी अगर पूछे कि व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को। व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि ब्रह्मांड में क्या था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ब्रह्मांड में क्या हुआ दोस्तों कि पहले बहुत छोटे छोटे अणु निकले थे। जैसे आपने देखा होगा कि यदि हम गुब्बारे में एक गैस को भर दें और उस गुब्बारे को फोड़ दें तो वो गुब्बारे की जो गैसें होंगी उस छोटे से आकार के रूप से बहुत बड़े विस्तार रूप में फैल जाएंगी। जहाँ तक उनका फैलने का बल होगा वहाँ तक फैलती चली जाएंगी। उसी प्रकार क्या हुआ कि ब्रह्मांड में एक छोटा सा अणु था और उसका विस्फोट हुआ और वह फैलता चला गया, जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती चली गई थी। जो महाकाव्य आकाशगंगाएं होती हैं जो समुद्र में दिखाई देती हैं और जो हमारे छोटे छोटे अणु दिखाई देते हैं उससे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें है कि बहुत छोटे छोटे अणुओं को, यानी बहुत छोटे छोटे अणुओं को क्या कहते हैं हम? जो आकाशगंगाएं होती हैं उनको हम ब्रह्मांड कहते हैं। अगला पॉइंट है कि क्वेश्चन अगर पूछ ले कि ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? ब्रह्मांड का व्यास होता है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। अगला पॉइंट है हमारा, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। वही बात है कि ब्रह्मांड में क्या हुआ, पहले एक छोटा सा क्या हुआ था, एक छोटा सा एक पॉइंट था, यानी एक जिसे हम कहते हैं मुख्य बिंदु, एकाकी परमाणु कहते हैं। और इस एकाकी परमाणु से क्या हुआ, इसका विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ होगा तो ध्वनि निकली होगी। जब ध्वनि निकली होगी, ध्वनि के साथ ऊर्जा भी निकली होगी। और जब ऊर्जा निकली होगी तो ऊर्जा में क्या होते हैं? ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इनके अलावा किसी का भी निर्माण नहीं हुआ था। जब ये इनका निर्माण हुआ तो इन्हीं से क्या निकला कि इन्हीं से मिलकर के क्या बना? हमारा हाइड्रोजन गैस के निर्माण के हुआ था। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर के किसका निर्माण हुआ? हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ था। और हाइड्रोजन गैस का जब निर्माण हुआ तो एक हाइड्रोजन के गैस के अणु मिलकर के, जब दो हाइड्रोजन गैस के अणु मिलकर के आपस में एक हीलियम का निर्माण कर लेंगे। और इस हीलियम के गैस के निर्माण से क्या होगा कि हमारा एक तारे का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि एक हमारा तारे का निर्माण हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों यहाँ तक? किसका निर्माण हो जाएगा? तारे का निर्माण हो जाएगा। अगला पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ से लिखा हुआ है कि जो उसका घनत्व और तापमान यानी आयतन, उस समय जो घनत्व था जब विस्फोट हुआ था, और जो इसका तापमान था और जो इसका आयतन था वो उस समय सर्वाधिक था। ठीक है। अगला पॉइंट बात करते हैं कि पृथ्वी यानी पृथ्वी नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करेंगे है तो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले है पूर्व में एक महाविस्फोट हुआ था जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ठीक है। किससे हुआ? 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? एक विस्फोट हुआ और जिससे हमारा क्या हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस प्रकार जो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, किस प्रकार हुआ था? जब हाइड्रोजन को दो अणु मिले तो उससे हमारे क्या हुआ? एक तारे का निर्माण हुआ। और एक तारे का निर्माण हुआ तो एक से अनेक तारे का निर्माण हुआ। अनेक तारे के मिलकर क्या हुआ? ब्रह्मांड बन गया। अगला पॉइंट लिखा हुआ, नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? क्वेश्चन पूछिए कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंत्रे ने क्या दी थी? बिग बैंग थ्योरी दी थी। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था? आज से लगभग 4.7 अरब वर्ष पहले यानी हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ था। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड में
ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में है 100 अरब तारे हैं। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट बात कर रहे हैं कि अगला पॉइंट है कि निर्माण कैसे हुआ था। तारे का निर्माण कैसे हुआ था? तारे का निर्माण दोस्तों जो हुआ था वो हुआ था कि जब गैसों के अणु धीरे धीरे क्या हुआ कि गैसों के अणु दिख रहे हैं आपको कि गैसों के छोटे छोटे अणु होंगे, उनको हम कहते हैं नीहारिका। क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि तारे बनने से पहले वह कौन सी अवस्था में होता है तो उसको हम कहते हैं नीहारिका या नेब्यूला। नीहारिका या नेब्यूला कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि जब ये गैस के अणु पास पास आते हैं, जब ये गैस के अणु पास पास आते हैं तब क्या होता है कि इसमें है जब पास पास आएंगे तो उनमें थोड़ी ऊर्जा बढ़ेगी, थोड़ी तापमान बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप 5 बच्चे अगर दूर दूर बैठे हों तो कम आप में तापमान निकलेगा, कम एनर्जी निकलेगी। जब आप पास पास बैठेंगे तो आप में क्या होगा कि ज़्यादा हीट निकलने लगेगी। उसी प्रकार से क्या हुआ कि जो गैस के अणु थे वो पास पास आने लगे और पास पास आने से क्या हुआ उनमें ही तापमान बढ़ने लगा, जिससे क्या हुआ कि तारे का निर्माण हुआ था। और तारे का जब निर्माण हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि जो तारे की जो प्रोसेस होती थी उसमें जो निर्माण की गैस की अभिक्रिया की प्रोसेस होती थी उसमें नाभिकीय संलयन क्रिया होने लगी थी। कौन सी क्रिया? अगर क्वेश्चन पूछे कि तारे में कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसका काम क्या होता है कि जिसका काम होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना है। यानी 2 हाइड्रोजन के अणु मिलकर के ही एक हीलियम में परिवर्तन हो जाते हैं, जिसे क्या हो जाता है हमारे तारे में तापमान बढ़ जाता है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछे कि तारे कौन सी अवस्था में होती हैं, तारे जो होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं दोस्तों? प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। अगला पॉइंट की बात कर रहे हैं कि तारे का यदि 90% का ईंधन जब खत्म हो जाता है तब क्या हो जाता है कि एक लाल दानव का आकार बन जाता है। यानी इसका क्या होता है कि लाल दानव का आकार मतलब इसका आकार बढ़ने लगता है। इसमें लिखा हुआ होगा कि इसका आकार बढ़ जाता है और ईंधन कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि 90% क्या होता है प्रकाश खत्म हो जाता है। जब उसका 10% ईंधन रह जाता है तो उसका आकार बढ़ने लगता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल के लिए कि जब आप 5 बच्चे पास पास बैठे हों तो आपको तो तापमान ज़्यादा निकलेगा, गर्मी बनेगी आपस में, लेकिन जैसे जैसे आप दूर फैलते जाओगे तो आपका ईंधन तो कम होता जाएगा और आपका आकार बढ़ता जाएगा। यानी आप ज़्यादा क्षेत्रफल घेरते जाओगे और आपका ईंधन क्या है यानी आपके जो जहाँ बैठे हुए थे वहाँ का जो तापमान था वो कम होता जाता है। उसी प्रकार तारे की प्रोसेस वही रहती है। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं कि एक हमारे वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर। उन्होंने कहा था कि यदि सूर्य, उन्होंने एक बात बताई थी कि यदि सूर्य 1.44 गुना से छोटा है, क्या है? यदि सूर्य 1.44 गुना से छोटा है तब क्या होगा कि ये वाली प्रोसेस तारा धारण कर लेगा। कौन सी प्रोसेस? ये वाला, जिसे हम कहते हैं जीवाश्म तारा बन जाएगा। इन्होंने बोला था कि यदि तारे में 85% ईंधन खत्म हो जाता है तब एक जीवाश्म तारा बन जाता है। कौन सा? जीवाश्म तारा बन जाता है। ठीक है, जीवाश्म तारा बन जाता है। जिससे क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत वामन किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत वामन किसे कहते हैं? श्वेत वामन जीवाश्म तारे को कहते हैं। जीवाश्म मतलब जीवित होना, कुछ ही मात्रा कुछ सांस है उसमें रह जाना। यानी 95% हमारा ईंधन खत्म हो गया तो 5% तो शेष बचा, तो इसीलिए इस तारे को हम जीवाश्म तारा कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यदि जब इस तारे का 100% ईंधन खत्म हो जाता है, जब इस तारे का 100% ईंधन खत्म हो जाता है तब एक लाल वामन के तारे का निर्माण होता है। जब इस तारे का 100% ईंधन खत्म हो जाता है तब इस एक लाल तारे का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं लाल वामन। जिसे क्या कहते हैं? लाल वामन। अगर क्वेश्चन पूछे कि लाल वामन क्या है? लाल वामन वह अवस्था होती है जो जीवाश्म तारे की शेष अगली अवस्था होती है, वो लाल वामन तारा कहलाता है।
अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं कि चंद्रशेखर ने एक तो बताई थी हमारे 1.44 गुना से छोटा हो, फिर इन्होंने एक अगली ही परिभाषा दी थी कि यदि तारा 1.44 गुना से बड़ा हो, यदि तारा 1.44 गुना से बड़ा हो तब क्या होगा कि तारा यदि 1.44 गुना से बड़ा होता है तब एक विस्फोटक होता है, तब एक बड़ा विस्फोट होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अभिनव तारा बनेगा। इससे क्या होगा कि 1.44 गुना से बड़ा होता है तो उसको हम अभिनव तारा कहते हैं या उसे हम सुपरनोवा तारा कहते हैं। सुपरनोवा और विस्फोटक तारा और अभिनव तारा तीनों एक ही तारे का निर्माण, तीनों एक ही तारे का नाम जाने जाते हैं। क्वेश्चन पूछिए कि सुपरनोवा कौन सा तारा है, क्वेश्चन पूछिए कि सुपरनोवा कौन सा तारा है, अभिनव तारा कहलाता है। या अगर पूछे विस्फोटक तारा कौन सा होता है, अभिनव तारा कहलाता है। कौन सी अवस्था होती है, सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होता है। अगला पॉइंट क्या होता है कि अगले पॉइंट में जब इस तारे का विस्फोट होता है, जब इस तारे का विस्फोट होता है तब विस्फोट से क्या होता है कि 3 तारे का निर्माण होता है। एक होता है न्यूट्रॉन तारा, एक पल्सर तारा और एक क्यूसर तारे का निर्माण होता है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि वह कौन सा तारा है जिसे न्यूट्रॉन तारा या जिसे उदासीन तारा कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन तारा हो जाता है। न्यूट्रॉन के तारे का मतलब होता है कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये मतलब न्यूट्रॉन होता है। जैसे हम कहते हैं उदासीन, उदासीन क्या होता है, उस पर ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। उसी प्रकार न्यूट्रॉन तारे पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब जो हमारे 2 तारे बचे हैं पल्सर और क्यूसर, ये पल्सर और क्यूसर जो तारे होते हैं ये सर्वाधिक तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, बहुत ज़्यादा तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पल्सर गाड़ी और क्यूसर गाड़ी बहुत तेज चलती है, तो उसी प्रकार से याद रख लेना कि जो पल्सर और क्यूसर नाम के तारे हैं बहुत बहुत ज़्यादा तेजी से घूमते हैं। अगला पॉइंट है कि न्यूट्रॉन जो तारा होता है उसकी एक अगली अवस्था बन जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल या जिसे हम कहते हैं कृष्ण बामन तारा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वाधिक घनत्व किस तारे का होता है। सर्वाधिक घनत्व किस तारे का होता है, ब्लैक होल का होता है। तो कितने क्वेश्चन बने यहाँ से कि सर्वाधिक तेजी से घूमने वाला तारा कौन से है, पल्सर और क्यूसर। सर्वाधिक घनत्व कौन से तारे का होता है, ब्लैक होल का। वह तारा जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे आशा होगी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको अच्छी प्रकार समझ में आ रहा होगा। अब अगली हम चर्चा करते हैं कि नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, यहाँ पर कई पॉइंट लिखे हुए हैं। नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन तारे पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। मैंने बोला था कि न्यूट्रॉन तारे पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक घनत्व किस तारे का होता है, ब्लैक होल का। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक घनत्व किस तारे का होता है, ब्लैक होल का। अगला है कि सर्वाधिक तेजी से घूमने वाले तारे कौन से होते हैं, पल्सर और क्यूसर। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि तारे का चमकना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन पूछे कि तारे किसके कारण चमकते हैं, तारे किसके कारण चमकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण चमकते हैं। अगला पॉइंट है कि तारे में जो प्रकाश के रूप में हाइड्रोजन, तारे में जो प्रकाश के रूप में हाइड्रोजन व हीलियम मुख्य ऊर्जा का स्रोत कहलाते हैं। जो तारे में जो हमारे अगर क्वेश्चन पूछे कि तारे में मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। अगला पॉइंट है कि उल्कापिंड, उल्कापिंड ग्रह वर्षा की बूंद, यानी उल्कापिंड ग्रह, उल्कापिंड होते हैं और ग्रह भी होते हैं, और वर्षा की बूंद और उपग्रह एवं तारे, इन सभी का जो गोल होना होता है वो सभी ही पृष्ठ तनाव के कारण हो जाते हैं। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण हो जाते हैं। उल्कापिंड, ग्रह, वर्षा की बूंद, उपग्रह और तारे, इन सभी का गोल किसके कारण होता है, प्रकाश यानी पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। अगला पॉइंट है तारों के रंग के बारे में। अब हम बातें करते हैं कि तारे के रंग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तारे के रंग 3 रंग होते हैं, एक होता है लाल तारा, एक सफेद तारा और एक नीला तारा। हम यह तारे की बात नहीं करते, हम यह बात करते हैं ओवरऑल किसी भी जलती हुई लोब की बात। क्वेश्चन वो तारे से ना पूछ करके क्वेश्चन मोमबत्ती से पूछ ले, क्वेश्चन मोमबत्ती से ना पूछ के क्वेश्चन आपसे जलती हुई लोब यानी दीप की लोब से पूछ ले,
क्वेश्चन इस हिसाब से किसी हिसाब से पूछ लेता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जब कोई ही लौप जलती है प्रकाश के रूप में तो उसमें 3 रंग होते हैं। 3 रंग कौन से होते हैं? यदि कोई सबसे ज़्यादा जहाँ टेम्परेचर होता है, आप खुद प्रयोग करके देख लेना कि जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो नीला कलर का दिखाई देता है। जिससे क्यों? क्योंकि इसका तापमान सर्वाधिक होता है। और जिसका यानी तापमान उससे कम होता है नीला तारे से, उस क्या कलर जो होगा वो सफ़ेद कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसका तापमान कम होता है, थोड़ा मध्यम तापमान होता है। और जो सबसे कम तापमान होता है वो होता है लाल रंग का। तो उसी प्रकार से 3 रंग के तारे होते हैं, एक लाल तारा, एक सफ़ेद तारा और एक नीला तारा। तो लाल, सफ़ेद, नीला कौन से हो गए? लाल वह जिसका तापमान कम होता है, सफ़ेद वह जिसका तापमान मध्यम होता है, नीला वह जिसका तापमान ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट की बात कर रहे हैं कि आकाशगंगा। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के बारे में हम बातें करेंगे कि गैलेक्सी के हमारी बात करेंगे गैलेक्सी में क्या-क्या है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी ही गैलेक्सी हैं, कितनी आकाशगंगाएँ हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब। और प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि हमारी जो पड़ोसी आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? देवयानी या एंड्रोमेडा कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि नवीनतम आकाशगंगा कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी ही कहलाती है। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं कि नवीनतम आकाशगंगा कौन सी कहलाती है? ड्वार्फ मंदाकिनी। और अगला पॉइंट है कि 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? जो 3 आकाशगंगाएं होती हैं उनके हम ग्रुप को, उनके समूह को कहते हैं सुपर क्लस्टर। अगर क्वेश्चन पूछे कि 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। अगला पॉइंट है कि दूसरी हमारी पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी कहलाती है? NSG 37। पहली कौन सी थी आकाशगंगा? देवयानी। दूसरी कौन सी हो जाती है? NSG 37। अगला पॉइंट है कि सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है अभी वर्तमान में? मॉन्स्टर है, जो कि हमारी आकाशगंगा से लगभग 100 गुना बड़ी है। अगला पॉइंट है, अब हम बात करते हैं कि आकाशगंगा। आकाशगंगा के बारे में बात करते हैं कि आकाशगंगा कैसे-कैसे निर्माण हुआ है। जैसे क्या हुआ कि सूर्य आकाशगंगा का निर्माण अगला हम बात करते हैं कि अपनी आकाशगंगा में, हमारी आकाशगंगा में सूर्य कहाँ उपस्थित होता है और सूर्य उस आकाशगंगा का चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा सूर्य उपस्थित होता है वो एक किनारे पर उपस्थित होता है और इसके चारों ओर बहुत सारे तारे भी होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सूर्य अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर 25 करोड़ में लगाता है। एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 25 करोड़ में। अगला पॉइंट है कि जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि कॉस्मिक ईयर क्या होती है या ब्रह्मांडीय वर्ष क्या होती है, तो ब्रह्मांडीय वर्ष वह होती है जो सूर्य अपनी आकाशगंगा के एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उससे हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। कितने दिनों में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है। अगला पॉइंट है कि सूर्य से सबसे दूर जो स्थित तारे होते हैं उन्हें तारामंडल कहते हैं। तारामंडलों की संख्या कितनी होती है? 89 होती है। अगला पॉइंट है कि उससे कुछ पास तारे होते हैं उन्हें नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? 27।
तो तारामंडलों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 89। और नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। अगला पॉइंट है कि उसके जो पास में स्थित जो होती हैं, पास स्थित जो पिंड होते हैं उन्हें सौर मंडल कहते हैं। अब तुम्हें पता ही होगा कि सौर मंडल में हमारे क्या-क्या आते हैं। सौर मंडल में हमारे कुछ ग्रह आते हैं, 8 ग्रह आते हैं। पहले सन 2012 से पहले 9 ग्रह थे, लेकिन वर्तमान में 8 ग्रह हैं। तो अगले हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा की बात करोगे तो सबसे चमकीला तारा है हमारा साइरस। कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा होता है तो साइरस होता है। अगर हम बात कर रहे हैं अब आगे चल कर के कि कुछ इकाइयों के बारे में, कुछ इकाइयों के बारे में, कुछ इकाइयाँ जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रकाश वर्ष क्या होती है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों एक दूरी को दर्शाता है और इसकी कितनी मात्रा होती है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर वो प्रति सेकंड का ना पूछ करके वो प्रति ईयर से पूछ ले, यानी किलोमीटर प्रति ईयर से पूछ ले, तो 9.46 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर प्रति ईयर होती है। अगला पॉइंट है, अगली इकाई है हमारी खगोलीय इकाई क्या होती है? खगोलीय इकाई वह होती है जो दूरी को दर्शाती है। मैंने बताया था आपको कि जैसे हम बात कर रहे हैं दूरी को कौन दर्शा रही है? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई प्रकार से आने वाली जो हमारी दूरी इकाई होती है उसको दर्शाती है। प्रकाश वर्ष कौन सी होती है? दूरी होती है। जैसे प्रकाश सूर्य से आता है, पृथ्वी पर आता है, तो दूरी जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला खगोलीय इकाई क्या होती है? दूरी को दर्शाती है। तीसरा है पार्शिक क्या होती है? ये भी दूरी को दर्शाती है। लेकिन ये तीनों किसको दर्शाती हैं? दूरी को दर्शाती हैं। लेकिन इसमें जो चौथी हमारी है इकाई, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस इकाई का नाम है कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांडीय वर्ष, जो किसको दर्शाती है? जो ओनली समय को दर्शाती है। किसके समय को दर्शाती है? जो सूर्य के एक चक्कर में लगाने में समय को दर्शाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनको समझ लेते हैं हम एक बार। कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे सौर मंडल से रिलेटेड, यानी पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है, कैसे क्या करती है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक हमारे वैज्ञानिक आए थे टॉलमी। टॉलमी ने कहा था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। टॉलमी ने क्या बोला? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर अगले वैज्ञानिक जो आए थे वो आए थे कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, बल्कि कॉपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। फिर उनके बाद एक वैज्ञानिक जो आए थे वो आए थे हमारे केपलर। केपलर ने क्या बोला? केपलर ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगवा तो रही है, लेकिन वो जो चक्कर लगा रही है वो दीर्घवृत्ताकार में घूम रही है। अगर क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रही है, किसने कहा? तो किसने कहा? केपलर ने कहा। अगर क्वेश्चन पूछे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, किसने बोला? कॉपरनिकस ने बोला। किसने? कॉपरनिकस ने बोला था। अगले पॉइंट है कि गैलीलियो ने क्या बोला? गैलीलियो ने बोला था कि उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से बताया कि पृथ्वी घूम रही है। सूक्ष्मदर्शी से देखा और उन्होंने बताया पृथ्वी घूम रही है। अगले हमारे हैं हब्बल। हब्बल ने क्या बोला? हब्बल ने बोला कि एक उन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया हब्बल ने अपने नाम का, और टेलीस्कोप बना करके और उससे क्या किया? ब्रह्मांड में देखा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हब्बल ने जो टेलीस्कोप बनाया और उस टेलीस्कोप से देखा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछे कि हब्बल नाम का टेलीस्कोप किसने बनाया? तो वो हब्बल नहीं बनाया। क्यों बनाया? उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए इन्होंने देखा था। अगले हम पॉइंट की बात कर रहे हैं कि उपसौर अपसौर क्या होती है और एपिसाइड रेखा क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपसौर। उपसौर क्या होती हैं और ये कब होता है? इसके समय में पृथ्वी कहाँ होती है? अपसौर क्या होता है और कब होता है? इसके समय में पृथ्वी किसके पास होती है? दूर होती है। समझते हैं एक एक पॉइंट को भली भांति से। सबसे पहले बात करते हैं उपसौर। उप का मतलब दोस्तों होता है पास होना, और सौर का मतलब होता है सूर्य, यानी सूर्य के पास होना। कौन पास होगी?
पृथ्वी होगी। पृथ्वी किसके पास होगी? सूर्य के पास। यदि पृथ्वी जो सूर्य के पास होती है तो उसे कहते हैं अपसौर। लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस दिन को होता है, तो वो होता है 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो यही कारण होता है कि हमारे यहाँ भारत में यानी सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगला पॉइंट है अपसौर क्या होती है? अपसौर वो होती है, अप का मतलब दूर होना, पास यानी सौर का मतलब सूर्य के। जब ये सूर्य से दूर होती है पृथ्वी ही, तब उसे हम कहते हैं अपसौर। और ये कब होता है? 4 जुलाई को होता है। और 4 जुलाई को हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन अब हमें ये समझ में आ गया कि अपसौर क्या होते हैं और उपसौर क्या होते हैं। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं एपिसाइड लाइन, यानी एपिसाइड रेखा क्या होती है? एपिसाइड जो रेखा होती है वो होती है उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली। उपसौर और जो अपसौर को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे कहते हैं हम एपिसाइड रेखा कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि अपसौर और उपसौर क्या थे? देखो भाई पॉइंट लिखे हुए हैं सबको कि उपसौर क्या होता है। उपसौर जब होता है पृथ्वी जब सूर्य के पास होती है, ये 3 जनवरी को होता है। सब कुछ भाई लिखा हुआ। देखो अपसौर क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। एपिसाइड लाइन क्या होती है? ये उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तीनों पॉइंट समझ में आए। अब बात कर रहे हैं हम कि उपभू और अपभू क्या होता है। जिस प्रकार अपसौर और उपसौर होता है उसी प्रकार उपभू और अपभू होता है। उपभू और अपभू क्या होता है कि उपभू में होता है, उप का मतलब पास होना और भू मतलब पृथ्वी। लेकिन होगी किसके पास, ये तो हमें समझना है। उप का मतलब यानी भू का मतलब पृथ्वी होती पास होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है तब उसे कहते हैं हम उपभू। उपभू क्या कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है तब उसे हम उपभू कहते हैं। अपभू क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर स्थित होता है तब उसे हम अपभू कहते हैं। क्वेश्चन यही पूछता है कि अपभू क्या है? अपभू क्या है? तो ऑप्शन में क्या होगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो उसे हम अपभू कहते हैं। अगला पॉइंट है नोट पॉइंट में लिखे हुए हैं कि नोट पॉइंट में लिखा हुआ है सूर्य व पृथ्वी की मध्य औसतन दूरी कितनी होती है। सूर्य और पृथ्वी की जो मध्य औसतन दूरी होती है वो 15 करोड़ किलोमीटर के लमसम होती है। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य औसतन दूरी कितनी होती है। ये जो दूरी थी ये तो हमारी सूर्य पृथ्वी की औसतन दूरी थी कि 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगला पॉइंट है कि पृथ्वी और चंद्रमा की मध्य औसतन दूरी कितनी होती है? 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी चंद्रमा की मध्य औसतन दूरी कितनी होती है? 3,84,400 किलोमीटर। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी ही के नज़दीक सबसे चमकीला तारा कौन सा है? दूसरा, सबसे नज़दीक की बात करेंगे कि पृथ्वी के नज़दीक सबसे चमकीला तारा कौन सा होगा, तो सूर्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सूर्य। तो अगर पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारे की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। अगर हम दूसरे चमकीले तारे की बात करेंगे तो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, पहले चमकीला तारा कौन सा है पृथ्वी के सबसे नज़दीक? तो सूर्य है। दूसरा चमकीला तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ तक दोस्तों मुझे आप उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे और इसके पश्चात जो अगली हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे सिजगी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्लास यहीं रोकते हैं और यहीं रोकने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।